ओके, नमस्कार दोस्तों। तो मैं फिर से हाजिर हूँ तीसरा लेक्चर लेकर स्पॉटिंग एरर्स एसएससी के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस का। आज हम लोग कवर करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के सारे क्वेश्चंस को। 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर वाले तीनों सेट आज हम लोग एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेक्चर। और जैसा लेक्चर में ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है, तो कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको कि यूजफुल रहा कि कैसा क्या वो रहा। आप एक बार कमेंट जरूर करें। तो थोड़ा सा कम से कम कमेंट, आप लोगों का जब कमेंट आ जाता है तो उससे थोड़ा सा एनर्जी मिलता है फिर हमको भी कि ठीक है, अच्छा आप लोगों को सही लग रहा है, सही चल रहा है, तो फिर और आगे हम बढ़ते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 डेज। भाव क्या है यहाँ पे कि भानु ने इस तरह की इतनी मोटी किताब को 2 दिन में पढ़ के खत्म कर दिया। लेकिन गलती क्या है, ये बहुत परंपरागत क्वेश्चन है। फिनिश के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, रटा होना चाहिए आपको। फिनिश के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो फिनिश डूइंग समथिंग होता है। ठीक है, इसी तरह कोई काम स्टॉप भी आता है। ठीक है, स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम करना छोड़ देना, बंद कर देना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक वो बना दिया है, आप एक बार देख लो। फिनिश डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, इंजॉय, कंसीडर, डिनाई, अवॉइड, वर्थ, माइंड। और ये भी मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा किया ही था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें कि इनके बाद क्या है, पॉइंट क्या है कि इनके बाद जब भी आप वर्ब डालोगे ये जीरंड फॉर्म में आएगा। ठीक है, स्टॉप में एक थोड़ा सा अलग केस चलता है। जैसे आप जान लें, एक मैं लिख दे रहा हूं एग्जांपल, ही स्टॉप्ड टेकिंग एल्कोहल। क्या भाव निकला कि उसने अल्कोहल लेना बंद कर दिया, उसने अल्कोहल लेना छोड़ दिया। ठीक है, सही है। स्टॉप के बाद जो काम करना छोड़ रहे हैं उसने स्टॉप कर दिया, क्या करना, अल्कोहल लेना। लेकिन एक भाव दूसरा भी आता है, से रट्टू लोग एकदम से फंस जाते हैं। आपको दोनों पक्ष जानना जरूरी है कि स्टॉप के बाद कभी कभी टू भी आता है दूसरे सेंस में। ही स्टॉप्ड टू, अब ध्यान देना आप, जरा सा इसको मिटा दें यार। हाँ चलो ठीक। ही स्टॉप्ड टू बाई सम मेडिसिन। अब देखो क्या है, यहां पर स्टॉप मतलब है जैसे वो कहीं जा रहा था, साइकिल मोटरसाइकिल से गाड़ी से जा रहा था और वो रुक गया। वह रुक गया, क्या करने के लिए रुक गया, थोड़ा सा आप यहां अपने आप को रोकेंगे। वह रुक गया, पर्पज बता रहा क्यों रुका, टू बाई सम मेडिसिन, मेडिसिन खरीदने के लिए रुक गया। यहां पर है कि जैसे आदमी मूवमेंट कर रहा है, जैसे आप जा रहे हैं, आप रुक गए कुछ खरीदने के लिए, ये भाव है। यहां क्या है कि उसने अल्कोहल लेना स्टॉप कर दिया, छोड़ दिया, उसने अल्कोहल लेना छोड़ दिया। यहां छोड़ने वाला भाव आता है। यहां जैसे आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो और आप कुछ खरीदने के लिए रुक जाएं, जैसे वह रुक गया कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। ठीक है, तो क्या लगेगा, स्टॉप्ड टू टेक सम रिफ्रेशमेंट, कुछ खाने के लिए रुक गया। तो इस तरह से आप यूज करते हैं दोनों को। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसमें बारीकी थी, बाकी और सब आप जानते रहें। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। आई शैल बाई दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। ये देखो, कभी इफ के साथ, अरे यार, ये इफ के साथ कभी आप आर नहीं लगाते। ये जो इफ है, ये जो आर लगा है, कभी इफ के साथ नहीं लगाते। ये किसके साथ लगता है, वेदर आर, चाहे
तो आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। कभी भी इफ के साथ आप और नहीं लगा सकते। अगर और लगा है तो इसका मतलब यहां वेदर होना चाहिए कि मैं तो ये करूंगा चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, बात क्लियर हो गया होगा। इफ के साथ कभी और नहीं लगा सकते आप। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कॉन्सर्न्ड। मेरी ग्रैंड मदर काफी चिंतित रहती हैं मेरे प्रोग्रेस को लेकर स्कूल में। तो ये जो कॉन्सर्न्ड है कि मेरी ग्रैंड मदर काफी चिंतित रहती हैं, कॉन्सर्न अबाउट समथिंग होता है। क्या होता है? कॉन्सर्न अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर कुछ ज्यादा सोचना विचारना, चिंतित रहना। इसी तरह वरीड आता है, एकदम से सिनोनिम है वरीड अबाउट समथिंग। ठीक है, और दूसरा आप याद कर लेना कॉन्सर्न्ड अबाउट समथिंग। दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, किसी चीज के बारे में चिंता जाहिर करना थोड़ा सा। ठीक है, अबाउट समथिंग। नो सूनर, अब नो सूनर वाले में मैंने बताया था पहला इन्वर्जन देखना है। नो सूनर के बाद ये इन्वर्जन लगा हुआ है। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इन्वर्जन लगा है, यहां ओके है, यहां ओके, यहां तो ठीक है। अब आप दूसरा काम क्या करेंगे कि नो सूनर है तो इसका जो पेयर है वो आप देखोगे दैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैन। अब गलती दिख रही होगी, ये दैट लिखा है। ठीक है, स्पष्ट तौर पर ये गलत है। तो आपको गलती कहां लगानी है? यहां दो सेकंड पार्ट में। ही वॉज नॉट एबल टू गिव मेनी टाइम टू हिज रिसर्च। वह ज्यादा समय नहीं दे पाता अपने रिसर्च पर। तो ये जो समय होता है ना, समय अनकाउंटेबल चीज है। ठीक है, अनकाउंटेबल होता है समय। समय, पैसा, ये सब अनकाउंटेबल होता है। होना क्या चाहिए? मच टाइम। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही के 2-3 सालों में जो मैंने देखा है क्वेश्चन इस पे समय पे बनाता है, कंफ्यूज कराता है बच्चों को। कैसे? इससे कि जैसे समय आप पढ़े हैं अनकाउंटेबल होता है, नहीं गिन सकते। अब कैसे देगा सवाल? जैसे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। ध्यान देना आप वाक्य पर। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 3 टाइम्स। ये कंफ्यूजन कराया जाता है बच्चों को। आप कॉन्सेप्ट देखो क्या है इसमें कि मैं ये मूवी देख चुका हूं। 3 टाइम्स जो लिखा है इसका मतलब समय नहीं है एक्चुअली, 3 बार। ये देखो ध्यान देना, कितनी बार? 3 बार। तो ये तो आप गिन ही सकते हैं ना, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 8 बार। तो यहां समय, वो जो उसका एक जनरल समय का रूप है, वहां समय नहीं है इसका अर्थ। यहां देखो समय मीनिंग नहीं निकल रहा। यहां क्या है? यहां देखो वो ज्यादा समय नहीं दे पाता, यहां एग्जैक्ट समय है। इसका अर्थ क्या है? समय। तो जो समय है वो आप अनकाउंटेबल कंसीडर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार, तो ये समय नहीं हुआ। अब आप यहां बार बोल रहे हैं, देखो ध्यान दो, बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसलिए यहां पर ये प्लूरल केस में सही है क्योंकि इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप डाल सकते हैं कि मैं ये मूवी देख चुका हूं। मैं ये मूवी देख चुका हूं 3 बार और बहुत बार, बहुत बार, मेनी टाइम्स। सही है। कई बार मैंने कहा है तुमको ये काम ना करो, कई बार। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स।
मैंने कई बार आपको कहा है, एकदम सही है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ठीक है, कई बार के अर्थ में आएगा, ध्यान देना। और जब ये समय लिखा होगा कि मेरे पास, देखो अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, आई है, देखो फिर से मैं लिख रहा हूं, इसको मिटा दूं जरा थोड़ा सा। अब मैं एक दूसरा लिख रहा हूं, आई डोंट, जैसे आप कभी बोलते हैं आई डोंट हैव मेनी टाइम, आई डोंट हैव मेनी टाइम्स, ये गलत है। आपका अर्थ क्या है, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। अब ये समय के अर्थ में नहीं आएगा, क्या आएगा, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, समझ गए होंगे आप बात। क्रेज फॉर, ये फॉर तो सही लगा है यार, क्रेज, पैशन, डिजायर, एप्टीट्यूड, एप्टाई, ये सब ना फॉर लेते हैं किसी चीज के प्रति जो आपकी इच्छा होती है। ठीक है, क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजली, ये गलत हो गया। देखो दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, ये विशेषता लिख रहा था, किसकी विशेषता, अ थिंग, क्रेज फॉर अ थिंग, एक चीज। अब एक चीज की विशेषता लिख रहा है रिलेटिव प्रोनाउन दैट से, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो इसके पहले वाले नाउन के हिसाब से आप लगाएंगे। तो ये सिंगुलर है, इसलिए ये हो जाएगा इज। ठीक है, बिफोर टेक दिस मेडिसिन, देखो बिफोर यहां प्रीपोजिशन के तौर पर लिखा गया है। अब बिफोर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन हो, आप प्रीपोजिशन के बाद क्या डालेंगे, जीरंड फॉर्म डालेंगे वर्ब का, तो टेक नहीं होगा, क्या होगा, बिफोर टेकिंग। इसी तरह आफ्टर के बाद भी अगर वर्ब डालना होगा, ये सब क्वेश्चन फिर अगली बार आफ्टर से भी बना सकता, आफ्टर डूइंग माई वर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क, समझ रहे हो कि नहीं, इस तरह से आ सकता है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क, अब मेरा काम खत्म करने के बाद, अब कुछ काम करेंगे आप, तो वो सब आप देख लेना। तो ये आफ्टर, बिफोर, ये सब प्रीपोजिशन के सेंस में जब आएंगे तो इनके बाद वर्ब जब आप लगाएंगे तो जीरंड फॉर्म में लगाएंगे। क्वेश्चन, व्हेन देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड ईरी साउंड्स, कह रहा व्हेन देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये देखोगे आप जो विंड लिखा है, स्ट्रॉन्ग विंड, ये सिंगुलर है स्पष्ट तौर पर। ये जो देयर वाला सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट आपको कहां मिलता है, इस वर्ब के बाद मिलता है। तो सब्जेक्ट आपका ये है अ स्ट्रॉन्ग विंड, ये है सिंगुलर, तो क्या लग जाएगा, वर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, तो देयर वाले वाक्यों में आप ध्यान देना, बहुत गलतियां बनाता है, वो सब्जेक्ट आपका वर्ब के बाद लिखा हुआ मिलता है। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच, देखो ये डाला है, ये जोर डालने की कोशिश कर रहा है, और सच से नाउन पर जोर डाला जाता है। ठीक है, नाउन फ्रेज आता है इसके बाद। अब जैसे लिखा हुआ ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच, इतना लंबा स्पीच दिया। अब क्या लगना चाहिए, अब यहां लगना चाहिए दैट। एक दिन और अभी किसी लेक्चर में और मैंने ये पूरा चर्चा किया था कि सच दैट और सो दैट, ये दोनों से आप किसी चीज की तीव्रता बताते हैं, आगे उसका परिणाम होता है। जैसे इतना लंबा स्पीच दिया, इतना लंबा स्पीच दिया, आगे इसका परिणाम होगा, और वो परिणाम किससे लिखते हैं, दैट से। इतना लंबा स्पीच दिया कि हर कोई बोर महसूस करने लगा। अब सच के बाद नाउन आता है, और इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है।
ठीक है, तो आप सच के बाद देखेंगे अल्टीमेटली आपको नाउन दिखेगा। कैसा? एक स्पीच है, इतना लंबा स्पीच दिया कि हर कोई बोर महसूस करने लगा। सो के बाद हमेशा ओनली एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलेगा, नाउन फ्रेज नहीं मिलेगा। अ टॉलेस्ट मैन, देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रेन, ईच वन के बाद यहां प्लूरल आएगा, ये तो सही लिखा है। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद जब भी कुछ डालेंगे, ईच ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, तो वह यहां पर तो ऑफ के बाद वहां प्लूरल ही लगेगा, वो तो ठीक लिखा चिल्ड्रेन। अब आप आगे पढ़ो, वर्ब देखो, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रेन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर, ये वर्ब है। इस वर्ब को जरा सब्जेक्ट से मैच करो। सब्जेक्ट क्या? ईच वन, ईच वन से जैसे मैच करोगे ये गलत हो गया, रिक्वायर्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? रिक्वायर्स। प्रेजेंट टेंस लिखा है, ये सिंगुलर है, एस लगेगा, तो गलती कहां पर है? रिक्वायर्स में, इसमें गलती है, चौथे पार्ट में। अ लार्ज नंबर ऑफ, देखो जब आप पढ़ते हैं अ नंबर ऑफ, ये संख्या के लिए आता है। अ नंबर ऑफ, अब अ नंबर ऑफ बॉय नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? बॉयज। अ नंबर ऑफ के बाद यहां जो नाउन लिखेंगे वो प्लूरल लिखेंगे। अब आप देखो उसी तरह जैसे अ नंबर ऑफ है, एकदम हूबहू एकदम वही आप लिखते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ। चाहे बोलो अ नंबर ऑफ, चाहे बोलो अ लार्ज, अरे अ लार्ज नंबर ऑफ, तो इन दोनों केसेज में आप जो नाउन आगे डालेंगे वो प्लूरल डालेंगे, और ये पूरा प्लूरल का भाव देता है। अ नंबर ऑफ बॉयज, वर, ये क्या पड़ेगा? वर। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, ये भी क्या पड़ेगा? वर। अ नंबर, अ लार्ज नंबर, ठीक है, ये दोनों प्लूरल के अर्थ में आते हैं। और जो द नंबर होता है, ये द नंबर ऑफ समथिंग, ये यहां तो प्लूरल रहेगा, लेकिन ये जो एक्चुअली पूरा ये ग्रुप है, द नंबर मतलब वो एग्जैक्ट एक संख्या बताता है, और उसको आप क्या यूज करते हैं? सिंगुलर, ठीक है। तो अ नंबर और अ लार्ज नंबर ऑफ, तो गलती क्या थी? तो यहां पर थी गलती अ लार्ज नंबर ऑफ, यहां वर्कर नहीं होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये वर्कर्स हो गया, और आगे हैव पड़ेगा क्योंकि अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल होता है। एक आपका द नंबर ऑफ, ये सिंगुलर होता है, द नंबर ऑफ, ये द नंबर ऑफ समथिंग, द नंबर ऑफ समथिंग, ये क्या होता है? सिंगुलर। हाँ, लेकिन ऑफ के बाद जो नाउन पड़ेगा वो तो आप प्लूरल लिखोगे ही, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा? स्टूडेंट्स, ये तो प्लूरल रहेगा, लेकिन ये जब द नंबर ऑफ का जो पूरा ग्रुप है ये आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं। In this lockdown period, every worker in the factory has started bring, अब देख रहे हो ये वर्ब लगा हैज स्टार्टेड और फिर वर्ब लगाया है ब्रिंग। ये केवल और केवल कॉजेटिव वर्ब में होता है कि एक वर्ब लगाने के बाद जब दूसरा वर्ब लगाते हैं तो आप टू नहीं लगाते। तो जो ये स्टार्ट है, ये गलती तो यही है, क्योंकि इसके बाद ऐसे वर्ब डायरेक्ट नहीं जुड़ पाएगा। चाहे तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ें आप, चाहे तो जीरंड जोड़ें। अब क्या सेंस है यहां पर देखो, जो स्टार्ट है, स्टार्टेड के बाद अक्सर आपको स्टार्ट डूइंग समथिंग आता, अक्सर अक्सर क्या मिलता है? स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो पढ़ेंगे एवरी वर्कर, और ये हैज सही लगा था, ठीक है, एकदम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही था। हैज स्टार्टेड, टेंस भी सही लिखा है, हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग दियर ऑन लंच, वो लोग अपना अपना लंच लाने लगे। तो आप
जानकारी के लिए नोट कर लेना, स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोई काम करना शुरू करना। शी हैज बीन वर्किंग विथ मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। ये फ्रॉम नहीं लगेगा, जब आप पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं तो क्या लगता है, 2 साल से, 5 दिन से, 10 दिन से, 4 महीने से, फॉर। द रीजन, अब जब द रीजन वाला वाक्य लिखा रहे, सबसे पहला आपको चेक करना है कि द रीजन के साथ बिकाज आगे लगाया होगा, यही गलती देता है। द रीजन के साथ आप बिकाज नहीं लगा सकते, ये गलत होता है। क्या लगाते हैं आप, दैट लगा देते हैं। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज दैट, मेरठ विजिट करने का मेरा रीजन ये था कि, मेरा रीजन ये था कि माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, कि मेरी माता जी का देखभाल करना था मुझे। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, पैसिव लिखा है कि मेरी माता जी को जरूरत था कि उनकी देखभाल किया जाए, ठीक है, इसलिए मैं मेरठ गया था माता जी की देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो रीजन के बाद बिकॉज नहीं लगेगा। अ कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन, अब प्लेस के लिए व्हेन नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, बहुत सिंपल गलती है, समय के लिए व्हेन डालते हैं, और ये कोई जगह है, जगह के लिए क्या पड़ता है, वेयर। कह रहा एक कॉन्फ्लुएंस एक जगह होती है जहां पर कि 2 या 2 से ज्यादा रिवर्स मिलती हैं, तो जहां पर, तो उसके लिए क्या पड़ेगा, वेयर। आई एम सॉरी आई हैव नॉट लर्न द पोएम एट हार्ट, कह रहे हैं मुझे माफ करो, मैंने ये पोएम रटा नहीं, समझा नहीं। अब लर्न द पोएम, मैंने ये पोएम सीखा नहीं, अब ये होता दिल से, यहां बात था आपका, क्या लगाएंगे, बाई हार्ट। एक होता है बाई हार्ट, बाई हार्ट मतलब रट कर, बाई हार्ट आएगा मतलब कोई चीज मेमोराइज करना, क्या करना, मेमोराइज करना, कोई चीज याद करना, रटना, रटना। तो यहां क्या भाव था, जैसे कोई बता रहा है कि मुझे माफ करो, मैंने इस पोएम को अभी तक रटा नहीं, रट कर याद नहीं किया है, रट कर मैंने सीखा नहीं इसको। तो ये एट हार्ट मतलब होता दिल से, दिल से। तो ये दिल से वाली बात यहां पर नहीं है, यहां पर आपका जो है क्या भाव था कि मैंने पोएम को अभी तक याद नहीं किया है। तो बाई हार्ट मतलब होता है मेमोराइज करना, याद करना। अच्छा, एट हार्ट का यूज आप देख लें तो आपको समझ में आएगा। एट हार्ट का कैसे यूज आता है, देखो, सी में अपीयर सीवियर टूवर्ड हर चिल्ड्रन, वो प्रतीत होती है काफी सख्त अपने बच्चों के प्रति, वह बच्चों के प्रति वो लेडी काफी सख्त लगती हैं, लेकिन शी इज आ फॉन्ड मदर एट हार्ट, लेकिन वो दिल से बड़ी फॉन्ड मदर हैं, बड़ी दयालु, बहुत केयरिंग नेचर की हैं, दिल से। कह रहे हैं उनको, जैसे अगर आप ऐसे सोचेंगे कि बहुत सख्त हैं, देखो लिखा वो ऐसा अपीयर, ऐसा हो लगता है कि वो काफी सख्त हैं, ऐसा लगता है कि वो काफी सख्त हैं अपने बच्चों को लेकर, लेकिन वे वो दिल से काफी केयरिंग हैं। अगर दिल से वो काफी कैसी हैं, केयरिंग मदर हैं, भाई बच्चों का बहुत ध्यान देती हैं, इसीलिए वो सख्त हैं बच्चों के प्रति।
ठीक है, और देखो आप, और चलते हैं। ये आप देखे होंगे, ये गाना आप सुने होंगे पक्के तौर पर, होली खेले रघुवीरा वाला। अब आप उसमें एक लाइन ध्यान दो कि ये बोलता है, अमिताभ बच्चन जी ये बोलते हैं, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवां है। तो कि उनकी उम्र तो हो चुकी है, लेकिन दिल से, वो दिल से, दिल तो जवां है मतलब उम्र तो हो चुकी है, लेकिन अरे वे दिल से कैसे हैं, वे दिल से अब भी क्या हैं, जवां हैं। ठीक है, तो देखो यहां मैंने डाल दिया एज माइट बी नियरली 60। ठीक है, कि अमिताभ बच्चन उस मूवी में बताते हैं, उनकी मूवी हो सकता 60 के आसपास हो, बट वो अमिताभ बच्चन बता रहे हैं कि एज माइट बी नियरली 60 बट आई एम स्टिल यंग एट हार्ट, लेकिन मैं दिल से तो अभी जवां हूं। तो दिल से अभी मैं नौजवान हूं। ठीक है, अमिताभ बच्चन बता रहे हैं गाने में। तो ये चीज है एट हार्ट। देखो दूसरा एक और देख लो, व्हेन आई से डोंट ईट स्वीट्स, जब मैं ये कहता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि आप मिठाई ना खाओ, आई हैव योर हेल्थ एट हार्ट, तो मैं इसलिए नहीं मना करता कि मुझे दिक्कत है कि आपसे, बस दिल से मैं आपके हेल्थ के बारे में सोचता हूं, इसलिए आपको मिठाई खाने से मना करता हूं। दिल से मुझे आपके हेल्थ की फिक्र होती है, इसलिए मैं मिठाई खाने से आपको रोकता हूं। ठीक है, तो ये है भाव। टू फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज, हैव बीन बहुत सिंपल गलती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, हैव बीन प्रपोज्ड। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मनी की विशेषता ही इन्वेस्टेड, जो कि उसने इन्वेस्ट किया था। अब आप पढ़ो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वर, अब आप जानते हैं मनी अनकाउंटेबल होता है, तो क्या लग जाएगा, वाज। नो वन हैड, अब नो वन और नो बॉडी, आप इसको नोट कर लेना, नो वन और नो बॉडी ये एक ही एकदम सिनोनिम होते हैं, नो वन और नो बॉडी, और ये होते हैं सिंगुलर। ठीक है, पहली बात ये होते हैं सिंगुलर, और दूसरी बात ये अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट का भाव देते हैं। अभी इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, तो एक मैं एग्जांपल दे दूंगा। पहली बात तो नो वन और नो बॉडी सिंगुलर होते हैं, दूसरा ये अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट का भाव रखते हैं। ठीक है, अब यहां गलती तो बहुत आसान है, नो वन के बाद क्या लग जाएगा, हैज। ठीक है, गलती तो आसान है, आप समझ गए तुरंत। और एक इसके साथ एक आता नन, नन अक्सर प्लूरल के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर नन के बाद काउंटेबल नाउन का सेंस है, कि आदमी की बात है, कोई आदमी की बात है नन के बाद, तो हम लोग वो प्लूरल के सेंस में यूज करते हैं। और नो वन और नो बॉडी ये जो है सिंगुलर होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट का सेंस देता है। और नन, ध्यान देना, नन नन प्लूरल होता है। और दूसरी एक खास बात होती है कि ये नन के बाद अक्सर, नन के बाद कोई ग्रुप का रेफरेंस मिलता है, नन के बाद कोई ग्रुप का रेफरेंस मिलता है आपको, ध्यान देने वाली बात है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लें,
कि नो वन और नो बडी, पहली बात तो सिंगुलर होते हैं, दूसरी बात ये अकेले ही ज्यादातर लिखे जाते हैं। ठीक है, अकेले ही लिखे जाते हैं। जैसे नो बडी हैज टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया नहीं इस बारे में, या इसी को आप लिख सकते थे नो वन हैज टोल्ड मी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये आप देखोगे अक्सर अकेले मिलेंगे, नो वन और नो बडी, अकेले ये सब्जेक्ट का काम करेंगे और सिंगुलर होंगे। अब नन जो है ये पहली बात तो प्लूरल होता है अगर आदमियों के सेंस में आया है, काउंटेबल नाउन के सेंस में आया है तो, और दूसरी बात नन के बाद अक्सर कोई ग्रुप मिलेगा कि उनमें से कोई नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां कलर चेंज करके इससे लिख रहा हूं, आप यहां देखना, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज अटेंडेड द क्लास। अब देखो क्या है भाव यहां पर कि नन के बाद यहां पर आपको ये ग्रुप वाला, नन के बाद क्या मैंने जोड़ दिया, नन ऑफ द बॉयज, ये अक्सर नन के बाद अक्सर आपको ग्रुप वाला रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब गलती देखो कैसे आती है, यहां देगा नो वन ऑफ द बॉयज, नो वन ऑफ द बॉयज अटेंडेड द क्लास। ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। नो वन ऑफ द बॉयज नहीं लिखना है, क्योंकि नो वन अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट का भाव देता है, तो इसके बाद ऑफ द बॉयज लगाना सही नहीं है। इस पर गलतियां एसएससी दे रहा है रिसेंट में, तो आप बात को क्लियर कर लो कि नो वन और नो बडी, इनके बाद आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर ना जोड़ो। ठीक है, नन के बाद स्ट्रक्चर जोड़ भी सकते हो और नहीं भी जोड़ सकते हो। नन के केस में दोनों चल सकता है, जैसे नन ऑफ द बॉयज अटेंडेड द क्लास, ये भी सही है, या नन हैव ईवर, कुछ और पड़ा रहेगा इस तरह। तो नन के केस में आप ध्यान दो कि मैं दोनों तरह से बोल रहा हूं कि नन के बाद आपका अक्सर कोई ऑफ के बाद कोई ग्रुप मिलेगा, जैसे तमाम लड़कों में से किसी ने नहीं किया काम, या हो सकता है ये अकेले सब्जेक्ट के तौर पे भी आ जाए। ठीक है, नो बडी और नो वन ग्रुप में नहीं मिलेंगे आपको, ग्रुप में इनके बाद ऑफ वाला स्ट्रक्चर नहीं डालना है आपको। ठीक है, और ये सिंगुलर होते हैं। मेरे ख्याल से अब ये पर्याप्त है यार। अब देखो यहाँ तो गलती आसान थी, हैज थी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब ये 16 नवंबर वाला सेट आया, 16 नवंबर के क्वेश्चंस। आई वांट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days। तो जो बाई लगाते हैं ना, वो फ्यूचर में पॉइंट के लिए लगाते हैं। जैसे लगाते हैं आप, जैसे सिंस लगाते हैं आप 7 बजे से 10 बजे से, इस दिन से, सोमवार से, मंगलवार से, उसी तरह ये जो लगाते हैं ना बाई, बाई के बाद जैसे आप ये डाल सकते थे बाई मंडे, मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए कब तक, सोमवार तक। बाई नेक्स्ट वीक, कब तक चाहिए मुझे, अगले हफ्ते तक। अगर आप पीरियड डालना चाहोगे तो बाई से नहीं पड़ेगा, किससे पड़ेगा, इन से पड़ेगा। मुझे ये काम चाहिए अगले 5 दिन में, तो कैसे बोलोगे, इन 5 days। तब बाई नहीं लगा सकते। बाई 7 PM, मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए 7 बजे शाम तक। आज शाम को 7 बजे तक मुझे ये काम कंप्लीट हालत में चाहिए। तो जब बाई लगाओगे तो यहां आप पॉइंट बताओगे, कब तक चाहिए, 7 बजे तक। ठीक है,
मंडे तक, अगले हफ्ते तक, जनवरी तक, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप बाई लगाते हो। और अगर पीरियड बताना है तो उसके लिए भविष्य में जो आप बोलते हो मुझे 5 दिन में चाहिए, यू हैव टू कंप्लीट इट इन 5 डेज, आपको यह काम करना होगा 5 दिनों में, तो आप उसके लिए क्या डालोगे, इन डालोगे पीरियड के लिए। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव, सब्जेक्ट क्या है, वेन्यू, और क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, हैज। देयर वॉज एनफ एविडेंस, अच्छा एविडेंस के बारे में जानकारी आपको पहले मैंने दे दिया है। एविडेंस, प्रूफ, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, मशीनरी, लगेज, बगेज, इक्विपमेंट, अम्युनिशन और प्रोड्यूस, ठीक है, फर्नीचर, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। ट्रैफिक, वर्क, तो देयर वाज एनफ एविडेंस, ये वाज तो सही लिखा है क्योंकि एविडेंस सिंगुलर है, एकदम सही लिखा है। देयर वाज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन, फर्जी मेडिसिन बेचने के उसमें उसके फर्जी मेडिसिन बेचने का वो दोषी पाया गया, उसका साक्ष्य है। तो देयर वाज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ सेलिंग, वो दोषी पाया गया बेचने का फर्जी दवाई, जाली दवाई बेच रहा था। तो एक्यूज, गिल्टी, कन्विक्ट, ये 3 आप बिल्कुल लिस्ट में अपने तैयार कर लो। एक्यूज, गिल्टी, कन्विक्ट, किसी चीज का आरोप लगना, ऑफ। एक्यूज ऑफ, रोज न्यूज़पेपर में आता, गिल्टी ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, किसी चीज का दोषी पाया जाना, ठीक है। और आगे ब्लेम, ब्लेम, अब देखो मैंने नीचे लिखा भी है शायद, हाँ ये मैंने देखो लिख भी दिया है। तो कन्विक्ट, एक्यूज, गिल्टी, ये ऑफ लेते हैं। ब्लेम, फॉर, रिस्पॉन्सिबल, फॉर, अकाउंटेबल, फॉर, ये आप तैयार कर लेना। द मैन प्लेड द फ्लूट, पहली चीज तो ये फ्लूट मतलब बांसुरी, बांसुरी एक म्यूजिक यंत्र है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पॉइंट जान लो कि अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप बजाने के सेंस में यूज कर रहे हो, उसको बजा रहे हो, तो उनके पहले आर्टिकल द लगेगा। कब लगेगा, जब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का भाव आए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जब बजाने का भाव आएगा तो द लगेगा, और किसी अन्य अर्थ में द नहीं लगेगा। जैसे आई बाट, अब मैं डालूंगा फ्लूट, मैंने एक बांसुरी खरीदा, फ्लूट खरीदा। अब यहां बजाने का अर्थ नहीं है, खरीदने का अर्थ है, तो द फ्लूट नहीं होगा, आ फ्लूट लगाएंगे। ही प्लेड, अब जितने आते हैं, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग आ गिटार की द गिटार। अब आप बोलेंगे द गिटार क्योंकि वो गिटार को बजा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करते हैं। अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने के अर्थ में आया है तो द लगेगा, किसी अन्य अर्थ में आया है तो द नहीं लगेगा। अब जैसे आप देख लो, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मैंने लिख दिया है, गिटार, पियानो, फ्लूट, हारमोनियम, ये सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें ध्यान रखना है, कभी कभी आर्टिकल द लगता है, कभी कभी ए और एन लगेगा। एन वाला तो कोई है नहीं, एन वाला तो कोई है नहीं, सबके ए ही लगेगा। अगर बजाने के अर्थ में है तो सबके पहले द लग जाएगा। अगर खरीदने के अर्थ में है या किसी अन्य अर्थ में है तो
आ लगेगा। ही लूजेज हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। तो ये एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन होता है कि वह अपना आपा खो देता है एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। जरा सा भी उसको भड़का दो, जरा सा भी उसको आग लगा दो, वो भड़क जाएगा। ठीक है, तो एट, इसको याद कर लेना आप, एट द, ये आगे फिर मिल सकता है, एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, मतलब जरा सा भी उसको अगर आप भड़का दोगे तो तुरंत भड़क जाएगा। ठीक है, अपना आपा खो बैठेगा। एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, याद कर लेना, यहां एट लगता है। द थ्री ऑफ देम साउटेड आउट टू ईच अनदर। अब साउट आप जानते हैं क्या लेता है, एट, और क्योंकि तीन हैं तो ये भी सही कर दो आप, ईच अनदर नहीं होगा। पहली बात तो ईच अनदर कुछ होता ही नहीं है। अगर दो आदमी हैं तो दो के लिए आप ईच अनदर डालते भी नहीं, दो के लिए ईच अदर पड़ता है। और अगर दो से ज्यादा हैं, ग्रेटर देन टू, तो आप डालते हैं वन अनदर। तो इसमें दो बड़ी गलतियां थी लेकिन एक ही हिस्से में था। जैसे यहीं पर दोनों गलतियां थी, साउटेड आउट और एट लगेगा, एट, ईच अनदर भी गलत है, होना चाहिए वन अनदर। ठीक है, जोया won the first prize in the race unless she stumbled and fell। अब आप पहले हिंदी निकालो इसका, कि जोया पहला प्राइज जीत गई रेस में, रेस का पहला प्राइज जीत गई, अनलेस सी स्टम्बल्ड, अगर वो लड़खड़ाई ना होती, अगर वो लड़खड़ाई ना होती, तब तो ये भाव आपका गलत जा रहा है। अगर वो लड़खड़ाई ना होती तो जीत गई होती, तो आप थर्ड कंडीशनल में जा रहे हैं, जबकि यहां पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, ये भी ध्यान देना है। थर्ड कंडीशनल में जा नहीं सकते आप। जोया प्राइज जीत चुकी है, ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, जोया प्राइज जीत चुकी है। ठीक है, अब जीत चुकी है और वो लड़खड़ाई है और गिर गई, उसके बावजूद, उसके बावजूद वो प्राइज जीत चुकी है। दो या आल्दो से स्टम्बल्ड, यद्यपि कि वो लड़खड़ाई और गिर गई, फिर भी वो रेस में प्राइज जीत गई। ठीक है, वो जीत गई, यद्यपि थोड़ी लड़खड़ा के गिर गई, लेकिन फिर भी वो जीत गई, विनर वही रही। तो यहां पर आप बारीकी से जब देखोगे तो यहां गलती अनलेस में है, यहां दो आएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसमें नहीं जाएगा। अगर वो लड़खड़ाई ना होती तो जीत गई होती, तो आप कई जगह मिस्टेक आएगा। उस केस में आप क्या बनाते, अनलेस शी हैड, अब ये आप पूरी कल्पना में जा रहे हैं, स्टम्बल्ड, अनलेस शी हैड स्टम्बल्ड शी वुड हैव वन। तो ये आप डाल सकते थे, जो कि है नहीं इसमें, क्योंकि यहां ये भी चेंज करना होगा और ये भी चेंज करना होगा, तब आप थर्ड कंडीशनल में जाएंगे कि अगर वो लड़खड़ाई ना होती तो जीत गई होती। तो ये वाक्य आप यहां बना नहीं सकते, क्योंकि यहां भी गलती आ जाएगी और यहां भी गलती आ जाएगी। इसलिए इसको आप सही मानो, कि कल्पना में ना जाओ, ये हकीकत है कि जोया ने प्राइज जीत लिया, यद्यपि कि वह लड़खड़ा कर गिर गई थी, फिर भी। ठीक है,
वी मस्ट प्लान, हाउ कैन वी कॉप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। अब आप इस पर गौर करो, ये जो हाउ लिखा है, जब इंट्रोगेटिव वाले जो कीवर्ड होते हैं हाउ, व्हाट, व्हेयर, व्हेन, ये सब जब आए वाक्य के बीच में, तो ये आपका कंजंक्शन के रोल में होता है। कंजंक्शन के रोल में मतलब ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे केस में यहां पर आप नॉर्मल वाक्य लिखते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन हो गया, तो कंजंक्शन के पहले भी एक वाक्य है और कंजंक्शन के बाद में भी एक वाक्य है, जिसको कि आप एक नॉर्मल पॉजिटिव स्ट्रक्चर से लिखेंगे। ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा। अब आप लिखेंगे हाउ वी कैन। ठीक है, हाउ कैन वी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाउ यहां कंजंक्शन के तौर पर यूज किया गया है। लॉज एंड रूल्स आर मेड, नियम और कानून बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? पर्पज लिख रहा है, टू सेफ गार्डिंग। अब जब आप पर्पज लिखते हैं तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो यहां होगा टू सेफ गार्ड। जैसे वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। कुछ और ले लेते हैं, या आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं टू पास द एग्जाम। मैं क्यों पढ़ता हूं? एग्जाम पास करने के लिए। वह वहां जाता है कुछ काम करने के लिए। तो जो आप पर्पज जोड़ते हैं वो किससे जोड़ते हैं? टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, और टू के बाद ध्यान देना, टू के बाद कभी कभी रेयर केसेज में आपको जीरंड फॉर्म देखने को मिलता है, तो वो आप अलग से तैयार कर लो। जैसे विथ अ व्यू टू, वो एक्चुअली जो है प्रीपोजिशनल, वो क्या होते हैं? वो फ्रेज होते हैं प्रीपोजिशनल। तो उसमें जो है वहां पर मिलेगा विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, इस तरह जो हैं शब्द, इनके बाद जीरंड फॉर्म आता है। तो वही 4-6 हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, और इन एडिशन टू। ठीक है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के तौर पर आ जाते हैं। तो इन एडिशन टू, और कमिट टू, डिवोट टू। तो यही कुछ है, एक आध और हो सकता है, हो तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो ये कुछ हैं जिनके बाद आप जब आएगा तो आप जीरंड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने, अदरवाइज बाकी केसेज में जब भी आप टू से जोड़ेंगे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं। आल्दो दिस इज अ नैरोवेस्ट स्ट्रीट, अ नैरोवेस्ट नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द लगता है। आई डिड नॉट न्यू, न्यू नहीं होगा, डिड नॉट के बाद क्या होगा? नो। नो वन ऑफ देम, देखो यही चीज मैं चर्चा कर रहा था, नो वन ऑफ देम केम। आप इसको जान लो कि नो वन और नो बडी, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नो वन और नो बडी के बाद ये अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं। इनके बाद आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर अवॉइड करो। ठीक है, अवॉइड करो। तो नो वन ऑफ देम ये गलत है। अब आप इसको क्या कर देंगे? नन कर देंगे, क्योंकि नन के बाद अक्सर ऑफ वाला स्ट्रक्चर आता है, नन ऑफ देम। नो वन ऑफ देम नहीं आएगा, नन ऑफ देम। ठीक है, इससे पहले मैंने रिपीट कर दिया था। तो आप इतना ध्यान रखें कि नो वन और नन, पहली बात तो सिंगुलर होते हैं, और दूसरी बात इनके बाद ऑफ वाला स्ट्रक्चर नहीं लगाना है। आपको इतना दिमाग में रखना है कि नो वन और नो बडी ये सिंगुलर होते हैं, और इनके बाद आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर अवॉइड करोगे। ठीक है, कि ऐसे ऑफ देम लिखा रहेगा, ये गलत हो जाएगा। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से,
आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आपको कहना क्या है, एज यू मीट हर, क्योंकि आप उससे मिलोगे। एज में किसका भाव होता है, सिंस और बिकॉज वाला, ठीक है। अब आप एक बार जरा इसको पढ़ो, सिंस और बिकॉज वाला लगाकर। आपको केयरफुल रहना होगा कि आप क्या कहते हो जब उससे आप मिलते हो। तो ये भाव था कि आपको ध्यान रखना होगा जब आप उससे मिलो तो आप क्या शब्द बोलते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यू मस्ट बी केयरफुल, आपको बहुत ध्यान रखना होगा अबाउट व्हाट यू से, कि आप जो कुछ कहते हो। और कब, व्हेन यू मीट हर, जब आप उससे मिलो, जब आप उससे मिलते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एज, सिंस और बिकॉज का अर्थ नहीं है यहाँ किसका अर्थ, व्हेन। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर, ये मेड ऑफ और फ्रॉम लेता है। मेड क्या लेता है, ऑफ और फ्रॉम दोनों लेता है। कब कैसे लेता है, अगर कोई चीज परिवर्तनशील, अगर ऐसे समझो कि कोई चीज जैसे लकड़ी से आपने बनाया मेज और वापस मेज को तोड़ देंगे तो लकड़ी मिल जाएगी आपको, ठीक है। लकड़ी बनाया, लकड़ी में कील ठोक के आपने मेज बना दिया, जब कील उखाड़ लोगे आप तो वापस आपको लकड़ी मिल जाएगी। तो अगर आपका ये जैसे लकड़ी से मेज बनाया और वापस फिर से लकड़ी प्राप्त होने की कंडीशन रहे तो आप क्या लगाएंगे, ऑफ। और अगर एक बार जो चीज बन गया, केमिकल परिवर्तन हो गया उसमें और वापस पुराने अवस्था में नहीं आ सकता, तो उस केस में फ्रॉम लगाते हैं। जैसे दूध से दही बन गया, अब इसमें केमिकल परिवर्तन हो गया, अब आप दही से चाहेंगे दूध बन जाए तो नहीं बनेगा, तो ऐसे में फ्रॉम लगाते हैं, ठीक। अगर वो वापस पुरानी अवस्था में आने लायक रहे, मतलब उसमें कोई केमिकल परिवर्तन ना आए, तो आप ऑफ लगाते हैं। अगर उसमें कोई केमिकल परिवर्तन आ जाए और वो वापस पुरानी अवस्था में ना आए तो फ्रॉम लगाते हैं। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही बनाया जाता है दूध से। टेबल बनाया जाता है लकड़ी से, टेबल इज मेड, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी की बनाई गई है, तो मेड ऑफ वुड होगा, ठीक है। और कर्ड इज मेड, दही को बनाया जाता है फ्रॉम मिल्क, क्योंकि ये वापस नहीं आ सकता अपनी अवस्था में, इसलिए वहां फ्रॉम लगेगा, ठीक है। डू यू माइंड, देखो माइंड के बाद जीरंड फॉर्म आता है, एकदम सही लिखा है। डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ आवर, आवर ऐसे पढ़ते हैं, आर, ये आ का उच्चारण देता है, हा नहीं देता, तो आ गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, एन आर बोलते हैं, इन एन आर, 1 घंटे में, ठीक है। यहां आप क्या लगाते हैं, एन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के लिए भी आप क्या लगाएंगे, एन ऑनेस्ट बॉय, आवर, तो ये आर बोलते हैं आप, मतलब हा नहीं आता, उसमें उच्चारण में स्वर आता है, इसलिए एन आएगा। शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन, ये प्रेजेंट परफेक्ट तो सही लगा है, सिंस भी लगा है, लेकिन इट्स फॉर्मेशन में पोजेसिव डालना था। पोजेसिव मैंने अभी पिछले लेक्चर में चर्चा किया था, पोजेसिव इट्स का ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो लिखा गया है इसका मतलब इट इज होता है, इट वाज होता है, और कभी मौका बीन लिखा रहेगा तो उसका पढ़ लेंगे इट हैज। तो
तो ये सब भाव मिलता है इससे, ठीक है। बल्कि इसमें जो ये आपका इट्स रहता है ये दो भाव देता है, वाज नहीं बल्कि ये भाव देता है, इट इज वाला और कभी इट हैज वाला, ये दो भाव देता है। और वाज वाला भाव इसमें आपको नहीं आता, वाज वाला आप अलग से लिख देते हैं। तो ये दो भाव आपके आते हैं, ठीक है। द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप इसमें देखोगे तो आपको वर्ब दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो आईएनजी लगाया है ये तो पार्टिसिपल लगाया है, ये पार्टिसिपल लगाया है, तो वर्ब ही नहीं है। इसका मतलब इसको मेन वर्ब बनाना पड़ेगा। तो द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स, तो फॉर लगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हैव बीन कुछ ऐसा लगा दो आप, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन ठीक है, हैव बीन वेटिंग, इंतजार कर रहे थे। तो ये आपको टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट आप लिख दिए बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, कोई टेंस नहीं है, ये किसी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो पार्टिसिपल आप डाल सकते थे। और एक मैं नीचे दिखा दूं आपको, द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स, अब इसकी विशेषता, वेटिंग एट द एयरपोर्ट, वो परेशान ट्रेवलर्स जो इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पर। अब आप जोड़ेंगे ये ट्रेवलर्स, अब वर्ब मिल गया आपको, गॉट इन्फ्यूरिएटेड, बहुत गुस्सा हो गए, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिले। अब ये सही है क्योंकि ये पार्टिसिपल की तरह यूज कर लिया गया, लेकिन अगर मेन वर्ब ही नहीं है, जैसे कि ऊपर के वाक्य में आप देखोगे, अगर आप इसको पार्टिसिपल कंसीडर करते हो तो आपका मेन वर्ब है ही नहीं वाक्य में, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब इसको मेन वर्ब बनाना पड़ेगा, और मेन वर्ब बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा। द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर, जो छोटा सा कैफे है रोड के अंत में, ये एट एकदम सही लगा, एट द एंड ऑफ द रोड, ठीक है। यहाँ एट लगाते हैं आप किसी पॉइंट के लिए, रोड के एकदम किनारे पर जो कैफे है वो उसका है। इज हर नहीं होगा, पोजेसिव डालना है, इज हर्ष, ये पोजेसिव क्या बनता है सी का, हर्ष, और हिज का पोजेसिव हिज ही होता है, ठीक है। दियर्स, योर्स, माइन, दिस बुक इज, जैसे आप देखो दिस बुक इज, अब पोजेसिव डालेंगे आप, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज हिज, ये बुक उसकी है। दिस बुक इज हर्ष, ये बुक उसकी है, ठीक है। तो ये आप पोजेसिव केस डालते हैं। तो ये कैफे उसका है, इज हर्ष। पुअर पीपुल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज, रन डाउन ऑफ नहीं होता, रन आउट ऑफ होता है, कमी होना। गरीब लोगों का खाने का कमी हो गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, फूड सप्लाई का कमी हो गया था गरीब लोगों को लॉकडाउन के दौरान। तो पुअर पीपुल हैव रन आउट ऑफ फूड सप्लाईज, मतलब गरीब लोग खाना नहीं पा रहे थे, फूड सप्लाई की उनको कमी हो गई थी लॉकडाउन के दौरान। रन आउट ऑफ समथिंग, कमी होना। नीदर साम नॉर आई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, क्या लगेगा, आई एम। अब ये 18 वाले आए, अब 18 नवंबर वाला भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। द गर्ल बिसाइड्स यू इन हाई हील्स, वो लड़की जो आपके बगल में है हाई हील्स में,
वो मेरी यंगर सिस्टर है। बिसाइड्स मतलब बगल नहीं होता, आपको यहाँ क्या डालना है, बगल, बगल वाले के लिए आपका होता है बिसाइड। और ये जो बिसाइड्स लिखा है इसका मतलब होता के अलावा, ठीक है। द गर्ल बिसाइड यू, वो लड़की जो आपके बगल में है, इज माई यंगर सिस्टर, तो आपको डालना था बिसाइड। आई लुक्ड हिम एट द आई, ये आप नोट कर लेना कि मैंने उसको देखा उसकी आंखों में। एंड टोल्ड हिम, और मैंने सब कुछ बता दिया। टोल्ड हिम ऑल आई न्यू, वो सब कुछ बता दिया जो मैं जानता था। अब ये आप नोट कर लेना, लुक एट समबॉडी होता है, ये तो आप जानते हैं, ये ठीक है, लुक एट समबॉडी। लेकिन एक फ्रेज चलता है लुक समबॉडी, ध्यान देना, यहां लुक समबॉडी होता है, लुक समबॉडी इन और इन द आई, लुक समबॉडी इन द आई, किसी की आंखों में देखना, किसी को उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों में झांकना। लुक समबॉडी, अब यहां एट नहीं होगा, ध्यान देना, वैसे तो नॉर्मली किसी की तरफ देखने के लिए लुक एट समबॉडी होता है, ठीक है, लेकिन ये अलग से एक फ्रेज होता है लुक समबॉडी इन द आई, किसी की आंख में देखकर बात करना, ठीक है। तो कह रहा मैंने उसकी आंखों में बिल्कुल नजरें मिलाकर, नजरों से नजरें मिली, तो नजरें मिलाकर मैंने उसको वो सब कुछ बता दिया जो मैं जानता था। दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव, दिस इज ओनली द डिसेंट। अब ये देखो यार, ये कलाकारी, द ओनली डिसेंट होना चाहिए ना, दिस इज द ओनली बॉय, क्या बोलते हैं, दिस इज द ओनली बॉय, यही वह केवल एक लड़का है। दिस इज द ओनली ड्रेस, तो ओनली यहां लगाएंगे और फिर आप द लगा देंगे, ये पोजीशन गलत किया है, ओनली द डिसेंट नहीं होगा, द ओनली डिसेंट होगा। डिड यू टोल्ड हिम, ये बहुत देता है, डिड के साथ आप टोल्ड नहीं कर सकते, क्या होगा, टेल होगा। लेट अस थिंक हाउ कैन वी, देखो फिर ये हाउ कंजंक्शन है, क्या है, दो वाक्यों के बीच में लिखा है, पहला वाक्य लेट अस थिंक और इधर क्या लिखा है, एक वाक्य और लिखा है, तो ये होगा वी कैन, ठीक है, ये गलत है, वी कैन होगा, क्यों, क्योंकि ये कंजंक्शन हो गया और ये इंट्रोगेटिव वाला वाक्य नहीं रह गया। अब He has shattered his neighbor's window by purpose, ये आप कई बार से आता है, उसने अपने पड़ोसी के खिड़की को तोड़ दिया जानबूझकर, जानबूझकर, तो बाई पर्पज नहीं होता, जानबूझकर होता है ऑन पर्पज, ऑन पर्पज, क्या होता, ऑन पर्पज, इसका मतलब आता है डेलिबरेटली, डेलिबरेटली, जानबूझकर तोड़ देना, ठीक है, ऑन पर्पज बोलते हैं, जानबूझकर, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, ऑन पर्पज, जानबूझकर। 3 hours will have passed when the bell will ring, ये देखो कंडीशन में फंसा हुआ वाक्य है, ये कंडीशन में दिया गया when, कंडीशन में दिए गए वाक्य में कभी फ्यूचर आप लगाते नहीं, when the bell ring से इसको प्रेजेंट में करेंगे, जब तक बेल बजेगी, पढ़ेंगे भविष्य में लेकिन करेंगे इसको प्रेजेंट में, जब तक बेल बजेगी तब तक 3 घंटा हो चुका होगा। दे विल बी रेडी, रेडी लीविंग नहीं, रेडी टू लीव, ये सब रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। दे विल बी रेडी टू लीव, वे लोग तैयार होंगे निकलने के लिए। अब कैसे आप डील करेंगे, अगर वो आप इंजॉय, कंसीडर, डिनाई, अवॉइड, वो कुछ शब्द हैं
मैंने डाला नहीं यहाँ पर, तो उनके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, अदरवाइज आप रेडी, अदरवाइज आप टू प्लस इन्फिनिटिव लगाएंगे। एज सच यू नीड एनी मनी, एज सच यू नीड एनी मनी नहीं, इसको बोलते हैं इन केस, अगर, अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो जस्ट मुझे कॉल कर देना, जस्ट मुझे पत्र लिख देना, मैं पैसे भिजवा दूंगा। तो एज सच नहीं होता, कंडीशन इफ, या तो इफ से डाल दो, चाहे क्या डाल दो, इन केस, ठीक है, यही सब इन केस ज्यादा अच्छा है। इन केस यू नीड एनी मनी, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना। आप लोग ये बोलते होंगे इन केस कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना, तो वही चीज है। शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट, आप पढ़ो एक बार आराम से, वह उतनी स्मार्ट नहीं है जितना मैं सोचता हूं पहले। अब आप ध्यान दो, एट फर्स्ट, एट फर्स्ट मतलब जो मैंने पहले सोचा था, ये देखो भाव, वो उतनी स्मार्ट नहीं है, ये तो आप अभी बता रहे हैं, वो उतनी स्मार्ट नहीं है जो मैं पहले सोचता हूं कि जो मैं पहले सोचा था। तो यहां भाव आएगा क्योंकि एट फर्स्ट लगा है। आप अभी देख रहे हैं, आप बता रहे हैं अभी वो इतनी स्मार्ट नहीं है जैसा मैंने पहले सोचा था, तो क्या होगा, ये पास्ट में जाएगा, एज आई थॉट एट फर्स्ट, ठीक है। शी आस्क्ड मी व्हेयर हैड आई गॉन, अब ये भी देखो आप, इंट्रोगेटिव वाला कीवर्ड है और ये कंजंक्शन के तौर पर आया है, और कंजंक्शन है तो हैड आई नहीं होगा, क्या होगा, आई हैड हो जाएगा। ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे एमंग लाइंग, ये गलत लिखा है, ये इडियम होता है, गेट अवे विथ समथिंग, क्या होता है, गेट अवे विथ समथिंग, किसी चीज को करके बच के निकल जाना। जैसे वह सोचता है कि ही कैन गेट अवे विथ लाइंग एंड चीटिंग, उसको लगता है कि झूठ बोलकर और धोखा देकर वो बच कर निकल सकता है। तो गेट अवे विथ चीटिंग, उसको लगता है कि वो चीटिंग करेगा और बचकर निकल भी जाएगा, उसको ऐसा लगता है कि वो झूठ बोलकर और धोखा देकर बिना सजा पाए बचकर निकल जाएगा। तो गेट अवे विथ समथिंग होता है मतलब बिना सजा पाए बचकर निकल जाना, ठीक है। तो गेट अवे विथ वहां हो जाएगा। होल कंट्री, होल के पहले क्या लगेगा, द होल कंट्री, अक्सर होल के पहले हमेशा आप द का प्रयोग करते हैं, द होल कंट्री, पूरा देश। तो आप जान ले ज्यादातर केसेज में होल के पहले आप द लगाते हैं, ठीक है। आयंट यू सच यंग, अब देखो ये यंग आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के को मॉडिफाई करने वाला तो होता है, सच नहीं होता है। आर नॉट यू सो यंग टू ट्रेवल बाय योरसेल्फ, तो अब यहां पर सो भी गलत है क्योंकि अगर सो लगाते तो वो दैट वाला सेंस आता, दैट वाला है नहीं, इसका मतलब यहां क्योंकि आगे टू मिल रहा है तो ये स्ट्रक्चर आप जरूर देखे होंगे, टू यंग टू ट्रेवल। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही नौजवान हैं अपने आप अकेले से टहलने के लिए, कि मतलब अभी आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है कि आप अकेले से टहलें, तो ठीक है, ये थोड़ा निगेटिव सेंस में लेकर आता है। टू यंग टू ट्रेवल, दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट, ये बैग कुछ ज्यादा ही भारी है उठाने में, मतलब ये बैग इतनी भारी है कि मैं उठा नहीं सकता, मैं अभी इतना युवा हूं कि ज्यादा मैं ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो कह रहा है, तो यहां पर होगा आयंट यू टू यंग, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही अभी युवा हैं,
मतलब अभी आप कुछ ज्यादा ही बचपना में हैं, आप अपने से अभी टहलने की कोशिश ना करो। दे आर प्लानिंग, फॉर सेटलिंग नहीं होगा, प्लान टू डू समथिंग होता है, ठीक, प्लान टू सेटल, प्लान टू डू समथिंग, होप टू डू समथिंग, प्लान टू डू समथिंग। द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन, देखो अभी गलती आई थी, सीट की विशेषता, जो वो सीट जिस पर आप बैठे हो, इज माई नहीं, पॉजेसिव डालना, क्या होगा, अभी चर्चा मैंने किया था, इज माइन, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई कैन एक्सप्लेन यू, एक्सप्लेन गलत होता है, एक्सप्लेन क्या होता है इस पर भी मैंने चर्चा किया, एक्सप्लेन टू समबॉडी। इसी तरह सजेस्ट टू समबॉडी, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट किसी को नहीं लग सकते, बीच में टू लगता है इनमें, ठीक है, एक्सप्लेन और सजेस्ट में। देखो मैंने यहां फिर से डाल दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सप्लेन टू समबॉडी, सजेस्ट टू समबॉडी, रिक्वेस्ट, एडवाइज और टेल डायरेक्ट लिखे जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में टू नहीं लगता। एन 80 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 80 ईयर्स ओल्ड गर्ल नहीं होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पर आया है, तो आप लिखेंगे एन, अरे 8 लिखा है यार, 8 ईयर, ईयर्स नहीं डालेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पर आया हुआ है, ठीक है। एन 8 ईयर, ऐसे अक्सर इसको आप हाइफन से लिखते हैं, 8 ईयर ओल्ड गर्ल, यहां तक पूरा हाइफन से ऐसे जोड़ते हैं, 8 ईयर ओल्ड गर्ल, 8 साल की बच्ची, ठीक है, तो ये ईयर से यहां गलत है। द कॉन्सर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुंचा तो शुरू हो चुका था, तो क्या होगा, वो पहुंचा है पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके पहुंचने के पहले ही ये शुरू हो चुका था, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग, क्या हो जाएगा, इन द सेकेंड इनिंग्स, इनिंग्स सिंगुलर प्लूरल दोनों केसेस में वही रहता है, लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनके पहले दा लगाते हैं, सुपरलेटिव के पहले दा लगाते हैं, बहुत भरपूर क्वेश्चन दिया है, सुपरलेटिव के पहले दा लगाना है, ऑर्डिनल नंबर द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, अब ये खत्म हो गया यहाँ पर, तो मुझे उम्मीद है कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, और जहां जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, आपको लगे कि ये नया था, आपको नोट कर लेना चाहिए कॉपी में, जैसे एक्सप्लेन वाला, ये सब एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करता, मुश्किल हो जाता है, तो आप एकदम से नोट करके रखो कि एक्सप्लेन समबॉडी नहीं होता, एक्सप्लेन टू समबॉडी, सजेस्ट समबॉडी नहीं होता, सजेस्ट टू समबॉडी, और वहीं पर एडवाइज, रिक्वेस्ट और टेल, ये तीनों में डायरेक्ट आप लिखते हैं, एडवाइज समबॉडी, एडवाइज टू समबॉडी नहीं, एडवाइज समबॉडी, रिक्वेस्ट समबॉडी, टेल समबॉडी, ठीक है। और एक वो जो मुझे लग रहा है कि एक वो जो पॉइंट था, नो वन और नो बडी वाला और नन वाला, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था, आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स आप जल्दी किताबों में और इस तरह खोजने लगोगे, मुश्किल है मिलना, आपको जल्दी मिलेगा नहीं, और एसएससी में सवाल बहुत आ रहे हैं, आप देख रहे हो मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कई सारा, कि नो वन का यूज कैसे करते हैं, नन का यूज कैसे करते हैं, तो आप एक बार उसको भी बढ़िया से नोट कर लेना। अगर तो यहाँ पर ये सेशन क्लोज करेंगे, अगले सेशन में, अगले पार्ट में मैं 2018 मेंस के सारे स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चंस का जो है करवा दूंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।